अच्छा, तो कौमी बजट जैसे ही ये लफ्ज़ सुनते हैं ना तो फ़ौरन ज़हन में आते हैं बहुत सारे मुश्किल नंबर्स और अजीबो-गरीब इस्तिलाहात। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हम इसको बिल्कुल एक आसान सी कहानी की तरह समझें? चलें, इस बार हम बिल्कुल यही करने जा रहे हैं। देखिए, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बजट ना वाकई इतना मुश्किल नहीं होता जितना लगता है। बस कुछ आसान से कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें समझना है और हम मिलकर इन्हें समझेंगे। तो हमारा सफ़र कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम बजट को एक फैमिली की नज़र से देखेंगे, फिर ये बनता कैसे है इस पर बात होगी। उसके बाद पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ है, और आखिर में हम बात करेंगे कुछ बड़े फ्यूचर प्लान्स और कुछ बहुत अहम सवालों पर। चलें, शुरू करते हैं। बजट को समझने का ना सबसे आसान तरीका पता है क्या है? ये सोचना कि हमारा मुल्क एक बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली सिस्टम है। तो ये फैमिली वाली एनालॉजी काम कैसे करती है? जरा सोचिए, हमारा मुल्क एक बहुत ही बड़ा खानदान है। हम सब यानी शहरी अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, जिसे हम टैक्स कहते हैं, एक कॉमन पूल में जमा करते हैं। और फिर हुकूमत, जो कि खानदान के बड़ों की तरह है, वो फैसला करती है कि इस पैसे को सबकी बेहतरी के लिए कहाँ और कैसे खर्च करना है। यहाँ देखिए कि फैमिली के फैसले और मुल्क के फैसले कितने मिलते जुलते हैं। मिसाल के तौर पे, घर की छत टपक रही है, उसे फिक्स करवाना है, तो मुल्क की लेवल पे ये नए हाईवेज बनाने जैसा है। घर में शादी है, उस पे खर्चा करना है, ये बिल्कुल वैसा है जैसे मिलिट्री को फंड करना। यानी सोच वही है, बस स्केल बहुत बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा, तो बजट की ना बुनियादी तौर पर 3 किस्में होती हैं। एक होता है सरप्लस बजट, यानी आमदनी ज़्यादा, खर्चा कम। फिर आता है बैलेंस्ड बजट, जिसमें आमदनी और खर्च बराबर होते हैं। और तीसरा है डेफिसिट बजट, यहाँ खर्चा आमदनी से ज़्यादा हो जाता है। अब सुनने में तो लगता है कि डेफिसिट यानी खसारा एक बुरी चीज़ है, लेकिन अक्सर हुकूमतें जानबूझकर डेफिसिट बजट बनाती हैं ताकि मुल्क की तरक्की और लोगों की भलाई पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जा सके। पिछले साल की बात करें तो इंडिया की आमदनी और अखराजात के बीच जो फ़र्क था ना, वो था 15,68,855 करोड़ रुपए। ये इतना इतना बड़ा गैप है कि इसे सिर्फ कर्ज लेकर ही पूरा किया जा सकता है। और फिर यही कर्ज जमा होता रहता है और मुल्क का कौमी कर्जा बन जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये बजट बनता कैसे है? देखिए, ये सिर्फ 1 फरवरी का एक ऐलान नहीं होता। इसके पीछे पूरे साल की मेहनत और प्लानिंग छुपी होती है। ये पूरा प्रोसेस शुरू होता है सितंबर में। तब फाइनेंस मिनिस्ट्री बाकी सब मिनिस्ट्री से पूछती है कि भाई अगले साल के लिए आपको कितने पैसे चाहिए। फिर दिसंबर तक सब अपनी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स जमा करा देते हैं। जनवरी में बजट को फाइनल शेप दी जाती है और इस काम के पूरा होने पर एक मज़ेदार हलवा सेरेमनी भी होती है। फिर 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आता है, जिससे इकोनॉमी की सेहत का पता चलता है। और आखिरकार 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर पूरे मुल्क के सामने यूनियन बजट पेश करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सारा पैसा आता कहाँ से है? चलें, मुल्क की सालाना आमदनी को देखते हैं। अब इतने बड़े बड़े नंबर्स को समझना तो मुश्किल है, तो चलें इसको आसान करते हैं। फर्ज करें कि मुल्क ने पूरे साल में सिर्फ 1 रुपया कमाया, तो वो 1 रुपया कहाँ कहाँ से आएगा? तो अगर हमारा कल रुपया 1 है, तो सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 24 पैसे टैक्स से नहीं बल्कि कर्ज लेने से आता है। इसके बाद 21 पैसे आते हैं इनकम टैक्स से, 18 पैसे कॉरपोरेशन टैक्स से और 18 ही पैसे जीएसटी और दूसरे टैक्सेस से। यानी इससे साफ पता चलता है कि हमारे सारे टैक्सेस मिलकर भी मुल्क के खर्चे पूरे नहीं कर पाते। अच्छा, तो पैसा कहाँ से आता है ये तो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि ये पैसा जाता कहाँ है, यानी मुल्क की सबसे बड़ी स्पेंडिंग प्रायोरिटीज़ क्या हैं। सबसे ज़्यादा पैसा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, और उसमें से भी एक बहुत ही बड़ा हिस्सा यानी करीबन 14 लाख करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ पुराने कर्जों पर इंटरेस्ट यानी सूद देने में चला जाता है। सोचिए, ये हमारे मादी के फैसलों की कीमत है जो हम आज अदा कर रहे हैं। नंबर 2 पे आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसका बजट जाहिर है फौजियों की सैलरीज, उनकी पेंशन्स और नए हथियार और साजो सामान खरीदने पे खर्च होता है। और फिर तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी रकम मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को। और ये पैसा कहाँ जाता है? उन सब नई सड़कों और पुलों पर जो हम रोज़ देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं।
इसके अलावा भी बहुत से बड़े खर्चे हैं, जैसे रेलवे, होम अफेयर्स, रूरल डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए, पोस्टल डिपार्टमेंट का बजट है 27,000 करोड़ रुपए और हमारे स्पेस प्रोग्राम इसरो का बजट है 13,000 करोड़। यानी पोस्ट ऑफिस का बजट इसरो से डबल से भी ज़्यादा है। ये हमारी प्रायोरिटीज़ के बारे में एक दिलचस्प सवाल ज़रूर उठाता है। चलें, अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम बात करेंगे फ्यूचर के कुछ बड़े प्लान्स की और उन कुछ अहम सवालों की जो इस बजट पर उठाए जा रहे हैं। तो हुकूमत ने फ्यूचर के लिए कुछ बहुत बड़े प्लान्स अनाउंस किए हैं, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए नेशनल फाइबर स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक्स में दूसरे मुल्कों पर डिपेंडेंस कम करने के लिए एक रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, और सफ़र को तेज़ करने के लिए 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स। ये सब मुल्क की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए वाकई बहुत अहम है। लेकिन इन सब पॉजिटिव ऐलानात के बावजूद एक सवाल तो जहन में आता है, क्या हम वाकई असल मसलों को हल कर रहे हैं? कुछ थोड़े से अनकंफर्टेबल सवाल भी उठाए जा रहे हैं, जैसे कि मिडिल क्लास को अपने टैक्स रिफंड्स के लिए इतना लंबा इंतज़ार क्यों करना पड़ता है, या फिर स्कूलों में ये कंटेंट क्रिएशन लैब्स बनाना, क्या ये वाकई तालीम को बेहतर करेगा या ये सिर्फ एक अच्छी हेडलाइन है? और शायद सबसे अहम सवाल, टैक्स का पूरा बोझ सिर्फ कुछ ही लोगों पर क्यों है? इस टैक्स बेस को बढ़ाने का कोई प्लान क्यों नहीं है? ये वो सवालात हैं जिन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब तक जो हमने समझा है उसको टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा क्विज हो जाए। हुकूमती खर्चा 2 तरह का होता है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंस, यानी रोज़मर्रा के रेकरिंग खर्चे, और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंस, यानी वो खर्चा जिससे कोई लॉन्ग टर्म एसेट बनता है। तो स्क्रीन पर जो खर्चे हैं, ज़रा सोचिए कि इनमें से कौन सा रेवेन्यू है और कौन सा कैपिटल। और ये रहे इसके जवाब। देखिए, सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज हर महीने दी जाती हैं, तो ये हुआ रेवेन्यू एक्सपेंस। लेकिन एक नया अस्पताल बनाना, ये तो एक लॉन्ग टर्म एसेट है, तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंस। बिल्कुल इसी तरह नए फाइटर जेट्स खरीदना भी कैपिटल है। इससे ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और रोज़ के खर्चों का फ़र्क बिल्कुल साफ हो जाता है। और बिल्कुल आखिर में हम एक बहुत अहम सवाल के साथ इस डिस्कशन को ख़त्म करते हैं। क्या मुल्क का सारा बोझ सिर्फ वही लोग उठा रहे हैं जो मेहनत करते हैं और टैक्स देते हैं? ये हमारे पूरे इकोनॉमिक सिस्टम के इंसाफ पर एक बुनियादी सवाल है।